Assalamualaikum, good morning. Good morning everybody. Welcome to Geo Pakistan with Huma and Abdullah भाई। प्रोग्राम के आगाज में बता देना, बताना ये चाहते हैं इनफैक्ट तमाम ख़वातीन पर्टिकुलरली जो इस वक्त हमें सुन रही हैं, मर्द हजरात भी, उनके लिए एक इंस्पिरेशन हम सामने रखना चाहते हैं कि अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव हो, आपका शौहर पर्टिकुलरली आपके साथ हो, जो भी ज़िंदगी में आप अकम्पलिश करना चाहती हैं, एक खातून के तौर पे हम बात कर रहे हैं, एक खातून की जो भी एस्पिरेशंस होती हैं, चाहे वो दुनिया का या मुल्क का बुलंद से बुलंद लिटरल मानों में पहाड़ हो, वो सर हो जाता है। एब्सोल्युटली भाई, आपका सपोर्ट सिस्टम अच्छा होना तो किया किसने है? हमारी पाकिस्तानी खातून को पैमा है नायला कियानी। शी हैज़ बीन मैनी टाइम्स ऑन आवर शो एज वेल, आप बड़ी अच्छी तरह जानते भी होंगे। अब तक उन्होंने दुनिया की 12वीं बुलंद तरीन चोटी जो है ब्रॉड पीक जिसका नाम है, वो सर कर ली है। मतलब अब समझें कि पाकिस्तान में जितनी भी 8,000ers हैं ना, वो सर कर चुकी हैं, सारी सर कर चुकी हैं। और नायला कियानी ये पहली पाकिस्तानी खातून हैं जिन्होंने 5,000 मीटर से बुलंद तमाम चोटियां पाकिस्तान में जो मौजूद हैं सर कर ली हैं। सो कंग्रेचुलेशंस टू नायला, her husband, her parents, her kids, everybody and to Pakistani women especially because हम सोचते हैं ना कि भाई अब ये पहाड़ कौन चढ़ेगा, ये क्या करेंगे। नायला ने करके दिखा दिया है and I was just thinking कि वो इतनी धड़ जल्दी वो लगी हुई हैं क्योंकि every few months we speak to her, sometimes even few weeks कि उन्होंने कोई और चोटी सर की होती है। अब उनके लिए कोई एक्चुअल नया पहाड़ बनाना पड़ेगा बिकॉज अब तो सारे हो गए। पाकिस्तान में जितनी भी 8,000 मीटर से बुलंद चोटियां हैं, 5 चोटियां हैं, वो पांचों नायला सर कर चुकी हैं। और हम एट द सेम टाइम सेलिब्रेट करेंगे पाकिस्तानी कोपहमा साजिद सतपारा जी को भी, जिन्होंने ऑक्सीजन और पोर्टर सपोर्ट के बगैर ब्रॉड पीक को सर कर लिया है। सो वो एक अलग ही टैंजेंट पे चल रहे हैं। साजिद ने करियर में बगैर मसनूई ऑक्सीजन के 8,000 मीटर से बुलंद 8वीं चोटी ये सर की है। और पाकिस्तान की तमाम जो 8,000ers होती हैं ना, 5 चोटियां हैं, ये बगैर ऑक्सीजन के सर कर चुके हैं। क्या कर रहे हैं ये लोग? अच्छा, अभी हमने तारीफ कर ली, बहुत मुबारक हो एंड एवरीथिंग, बट हु आर दीज पीपल? ये कैसे कर लेते हैं? और फिर जब एक करके उतरते हैं, और दिस एक्चुअली हैज हैपेंड, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। और आप लोगों ने सुना भी होगा, जब हम उन्हें मुबारकबाद ही दे रहे होते हैं कि भाई क्या कमाल किया, तो दे आर ऑलरेडी प्लानिंग द नेक्स्ट पीक। वो मतलब उतरे नहीं हैं अभी वहाँ से कि हम अब नेक्स्ट कहाँ जा रहे हैं। सो दैट एडवेंचर कीप्स गोइंग। और यकीनन इनके पास भी और कोई अभी ऑक्सीजन के बगैर की है, अब अगली बार पता नहीं किस चीज़ के बगैर करेंगे। नहीं, अब तो कुछ मेरा ख्याल है और तो कुछ रह नहीं है, और नहीं कुछ हो सकता। मुझे बड़ा डर लगता है किसी दिन ये कहें कि जी फास्टेस्ट कौन हो सकता है, कम से कम वक्त में क्या हो सकता है, रोप्स के बगैर हो सकता है। मतलब दे कैन एक्चुअली कम अप विद एनीथिंग लाइक दैट। सो कांग्रेचुलेशंस टू साजिद एज वेल। आपको पता ही है उनके वालिद की लेगेसी है जिसको वो आगे बढ़ा रहे हैं। सो हमने सोचा इब्तिदा में ज़रा अच्छी बातें हम आपसे शेयर करें कि ज़िंदगी में अगर आप इस वक्त कोई मुश्किल फेस कर रहे हैं, तो भाई ये लोग तो कितने बड़े बड़े पहाड़ सर कर चुके हैं, सर कर रहे हैं। हाँ, एंड दे प्रिपेयर फॉर इट। तो अगर आप मेहनत करें, आपके साथ सपोर्ट सिस्टम हो, और आप अकेले दुनिया में तमाम मुश्किलें हल करने की कोशिश ना किया करें। यू नो, अ लिटिल डिपेंडेंसी ऑन पीपल इज़ ओके, अ लिटिल सपोर्ट फ्रॉम पीपल इज़ ओके। क्योंकि इंसान को बनाया ही अल्लाह ताला ने इस तरह है कि वो अकेला सब कुछ नहीं कर सकता, उसको एक दूसरे का साथ चाहिए होता है। सो अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग रखें जो आपका साथ दें, और फिर आप जिंदगी में आगे बढ़ते हैं और जो आपको इनकरेज करें। बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात है, वैसे आपने कर दी है। यू शुड बी सराउंडेड बाय, थैंक यू जी। मतलब ठीक है, हम सारे ये बातें कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन यू नीड टू बी सराउंडेड बाय पीपल हु प्रोपेल यू कि और आगे जाओ और कुछ बेहतर करो। ओके, ये तो हो गया बिकॉज हम बहुत इंस्पायर होते हैं इस चीज़ से। लेकिन एक इसको ड्रामा कह लें, इसलिए ड्रामा कह लेंगे क्योंकि आपको पता है ना कि कल किसी और ने भी कहा है कि ऐसी मैं चीज़ें अभी एक्सपोज करूंगा कि इट विल बी बेटर देन एनी ड्रामा दैट यू हैव एवर सीन। बट ये एक्चुअली इसको मैं ड्रामा नहीं कह रहा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी, साबिक वज़ीर आज़म के आज़म खान का बयान जो है वो अब मंजर आम पर आ रहा है। और राना सनाउल्लाह ने इस बारे में गुफ्तगू करते हुए बताया कि उन्होंने ना सिर्फ मजिस्ट्रेट के सामने बल्कि FIA में भी अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया है। सो उस बयान की जो तफसील है और उसके बाद FIA ज़रा एक्शन में भी हमें नज़र आ रही है, उस पर बात कर लेते हैं। तो और अमेरिका ने भी, आपको पता ही है, सुबह ही अगर आपने हेडलाइन सुनी हो, यही तो खबर बताने लगे हैं। अमेरिका ने भी कह दिया है कि हमें याद नहीं पड़ता कि हम कितनी मरतबा ये आप लोगों को क्लैरिटी दें और सवाल का जवाब दें कि देयर इज नो हकीकत,
to this cipher तो thing. ये दिस इज अ बिट ऑफ ए मूवी, आई एम सॉरी, मतलब ये जो ड्रामा कह रही हूँ, ड्रामे का मतलब ये नहीं है कि नथिंग इज द ट्रूथ, देयर इज अ लॉट हैपनिंग ओवर हियर व्हिच इज ऑलवेज आप टर्न्स एंड ट्विस्ट्स की वजह से ना ड्रामा कह सिर्फ रही हैं। ये चेयरमैन पीटीआई का खुद का ये कहने हैं, उनके अपने वर्ड्स हैं कि अब जो मैं एक्सपोज करने जा रहा हूँ, इट विल बी बेटर देन एनी ड्रामा that you will have any seen anywhere anyway। बता हम आपको ये रहे हैं कि साबिक वज़ीर आज़म के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान का बयान बता रहा है कि चेयरमैन पीटीआई जानते बूझते ऐसे बहुत से काम करते रहे हैं जिनका बराह रास्त मुल्क को नुकसान हुआ। तो इज दैट अ न्यूज़? सुनते जाए ना आगे। 9 मई तो बहुत बात की कहानी है और आज़म खान का बयान बता रहा है कि साइफर के झूठे बयाने से ना सिर्फ मुल्क में कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा जो है वो किया गया, बल्कि उससे खारजी ताल्लुकात को भी नुकसान पहुंचा है। ये तो वी हैव सीन इट इन फ्रंट ऑफ आवर आइज। आज़म खान के बयान पर हुकूमत जो है वो पूरा जोश दिखा रही है, बाय द वे वो भी बहुत। अब पता नहीं कितनी जल्दी ये झाग की तरह बैठता है। लेकिन मजबूत कानूनी कार्रवाई आगे नहीं बढ़नी तो इस हंगामे की हैसियत सियासी पॉइंट स्कोरिंग से ज्यादा कुछ नहीं रहेगी। सो समथिंग कॉन्क्रीट दिस टाइम नीड्स टू बी डन। अच्छा पता है क्या है, काफी अरसे से ये ओझल था ना साइफर वाला इशू आंखों से। वो दोबारा से? हाँ, फिर अचानक गुज़श्ता दिनों में बहुत कुछ हुआ और 2 दिनों में इनफैक्ट पर्टिकुलरली पहले तो लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना वापस लेते हुए FIA को साइफर तहकीकात के लिए गो अहेड दे दिया। अच्छा जी, ये हो गया। फिर अमेरिका ने पहली बार सफारती मरासले के जरिए असिस्टेंट सेक्रेटरी स्टेट डोनाल्ड लू की पोजीशन का पहली मरतबा पब्लिकली दिफा किया। फिर कल दोपहर में आज़म खान का बयान हलफी सामने आया जिसमें साइफर को सियासी तौर पर इस्तेमाल करने की बाकायदा साजिश का एतराफ़ किया गया। आई वंडर कि अब वैसे इसमें क्या इस्टेब्लिश होने वाली बात रह गई थी, लेकिन चलें, वो तो चश्मदीद गवाह है ना इस सारे मामले के। ही वॉज अ पार्ट ऑफ इट। FIA ने साबिक वज़ीर आज़म और उनके साथियों को तलबी का नोटिस भी भिजवा दिया है। अब चेयरमैन PTI के लिए बड़ी मुश्किल बन सकती है इस तमाम सूरत हाल में कि क्या होगा आने वाले दिनों में। और इस सारी सिचुएशन में हुकूमत जो है वो बहुत कॉन्फिडेंट या ओवर कॉन्फिडेंट, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन वो सुप्रीमली कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। ओवर अपने सियासी और ज़ाती मफाद के लिए जो है वो एक खेल खेला और साइफर की बुनियाद पे जो है वो एक ड्रामा, एक ढोंग रचाया और जो है वो एक ऐसा जुर्म किया जिसकी सज़ा जो है इसे हर कीमत पे मिलनी चाहिए। ये एक ऐसा केस है जिसमें कानून की कई खिलाफ वर्जियां हुई हैं। आज जो स्टेटमेंट आई है ये इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस है, ये नाकाबिले तरदीद एक सबूत हैं, शवाहिद हैं, सजा से बच नहीं सकेंगे, ये मजाक नहीं है। अच्छा जी, आपने सुन लिया ना, अब ड्रामा आपने सुन लिया, कितनी बार लोगों ने यूज़ किया है ये टर्म। अब दावा ये भी किया जा रहा है कि साबिक वज़ीर आज़म को सज़ा मिलेगी और ऐसा हुआ तो नाअहली भी बाय द वे हो सकती है। और हुकूमत के दावे अपनी जगह, लेकिन इससे पहले भी कई ऐसे केसेस में कई ऐसे दावे किए जा चुके हैं, लेकिन चेयरमैन PTI अब तक तो ऑब्वियसली देखी ने हम महफूज है। साइफर को बुनियाद बनाकर तहरीक अदम एतमाद का प्रोसेस रोकने की कोशिश हुई। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर पार्लियामेंट को ऑप्शन दिया था कि वो आर्टिकल 6 की कार्रवाई कर सकते हैं इफ दे वांट टू, लेकिन हुकूमत उस तरफ नहीं गई। और उस वक्त ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि क्यों नहीं गई थी, आपके पास इतना बड़ा मौका ये था। अच्छा नहीं लगा था। सो सुनिए, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपको उस वक्त आइन क्यों याद नहीं आया जब आपको 5-0 से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आपको डिक्लेयर किया था कि आप आइन पहले पाकिस्तान के सर्टिफाइड आइन तोड़ने वाले। तो मुझे ये बताएं, जो शख्स आइन को तोड़ता है उसके ऊपर कौन सी शिक लगती है पाकिस्तान के कानून की? आर्टिकल 6 लगती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आइन है, उसको तोड़ा गया है, सजा किधर है उस आइन तोड़ने वाले की? आइन तोड़ना कोई पाकिस्तान में छोटा जुर्म है और अगर हुकूमत ने इसके ऊपर जो है अपील फाइल नहीं की है, हुकूमत ने पिटिशन नहीं दायर की कि इसको सजा दी जाए, हुकूमत की कमजोरी है इसके अंदर। आज भी कुछ नहीं बिगड़ा, वो पिटिशन फाइल होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अच्छा जी, मरीम नवाज को भी आपने सुन लिया, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज के बड़े ऑप्शंस थे और अपॉर्चुनिटीज थी, जैसे कि तोशाखाना
फिर 190 मिलियन पाउंड्स, और फिर 9 में वाले वाक़े जो है ऐसे केसेस पर भी हुकूमत ने बहुत दावे तो किए थे, लेकिन चेयरमैन पीटीआई महफूज है और एक्चुअली और जब हम हुकूमत से पूछते हैं तो वो कहते हैं हम विद ड्यू प्रोसेस ये काम को आगे बढ़ा रहे हैं और लॉ वो टेक इट्स कोर्स होता है ना। हाँ, ऐसा ये ही कहते होता है तो ना? इसी तरह है, लेकिन मतलब फिर वो स्टेटमेंट्स इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी जारहाना और करना बीच में कुछ नहीं, तो फिर अब इंसान किसको माने? से स्टेटमेंट्स जारहाना है, अगर प्रोसिक्यूशन भी जारहाना होती और तफ्तीश भी पक्की होती तो शायद कोई ना कोई केस मंतकी अंजाम तक पहुंच जाता, But लेकिन in अभी that तक नहीं sense, पहुंचा। जब जारहाना स्टेटमेंट्स होती है ना, नथिंग टू शो फॉर इट, तो फिर आप थोड़े से इंसान डाउटफुल हो जाता है कि बोलते तो इतना कुछ है लेकिन करते क्यों नहीं है फिर। सो व्हाट इज देयर दैट इज मिसिंग, तो यू आर कंपेल्ड टू थिंक दैट वे। सीनियर सहाफ़ी आसमा शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं। आसमा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। आसमा साहिबा, आज़म खान से मंसूब जो बयान अब सामने आया है, ये बड़ी अहम गवाही सर्टनली है। ये तो मतलब उधर घर के आदमी हैं या थे। सो आप समझती हैं कि हुक्काम इस मामले को अब मंतकी अंजाम की तरफ ले जाना चाहते हैं, या ये मामला भी चंद प्रेस कॉन्फ्रेंसों और टीवी शोज़ के बाद दब जाएगा? जी, मेरा ख्याल है कि ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई करने का हुकूमत ने कहा है, ये एक जाती हुई हुकूमत का एक सियासी बयान है। इससे ज़्यादा शायद लगता नहीं है कि इसके ऊपर अमल दरामद होगा। उसकी वजह ये कि आज़म खान साहब जो हैं वो साबिक वज़ीर आज़म के बहुत करीबी साथी रहे हैं और उनके हर मामले के अंदर जो है वो शरीके कार रहे हैं, या यूँ कहिए कि शरीके जुर्म रहे हैं। और इसको भी, इस मामले को भी मंतकी अंजाम तक पहुंचाने से पहले जो है वो ये ज़रूर किया जा सकता है या किया गया है कि सद्देबाब किया जाए और एक तरह से जो प्रेस के साथ या फिर एक पब्लिक गैलरीज जो है उनके सामने ये दिखाया जाए कि किस तरह से एक झूठे बयानिए को जो है वो मुबैना तौर पर एक साइफ़र को किस तरह से बयानिया बनाया गया और उसकी बुनियाद के ऊपर एक सियासत जो है वो की गई। तो ये जूँ ज़ाहिर है कि इंतखाबात का वक्त करीब आएगा, तमाम मुखालफिन एक दूसरे के ऊपर जो है वो इसी तरह की बात करेंगे। इस मामले के ऊपर मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई बहुत ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए, वो एक हैसियत ऐसी होगी कि कानूनी तौर पर चाराजोई ज़्यादा की जाए, या फिर ये कि साबिक वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जो है इसके ऊपर मुकदमात उस तरह से दर्ज हों। और इन द पास्ट भी अगर हम देखें, आसमा, यू आर वेरी राइट कि पहले भी कुछ नहीं किया जब बहुत कुछ कहा जाता था और बड़े अपेरेंटली प्रूफ्स भी होते थे, तो अब क्या एक्सपेक्ट करना। एनीवे, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इशू ये है कि साइफ़र का मामला सिर्फ साबिक वज़ीर आज़म का नहीं था और भी बहुत से लोग जो हैं इससे कनेक्टेड थे। तो सियासी पॉइंट स्कोरिंग अपनी जगह, लेकिन तफ्तीश तो डेफिनेटली पूरी होनी चाहिए कि क्या हुआ था, प्लान किसका था। डोंट यू थिंक कि इसको इतनी ऑडियोज भी हैं इस मामले पे, तो सो मच हैपेंड अराउंड इट। देखिए, ये जो मामला था इसके ऊपर बिल्कुल उनकी बहुत सारी लीडरशिप, उनके बहुत सारे जो साथी हैं, जो करीबी लोग थे, वो इसके ऊपर जो है वो मुताबिकत नहीं रखते थे। वो साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पीटीआई जो हैं, उनकी जो सोच थी या जिस तरह से उन्होंने एक साजिशी बयानिए को अपने सियासी मुस्तकबिल के लिए या अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, वो उनके साथ जो है वो बहुत ज़्यादा एक पेज पे नज़र नहीं आते थे। मगर चूँकि साबिक वज़ीर आज़म एक बड़े स्ट्रॉन्ग लीडर थे और हैं, और उनकी अपनी एक पार्टी के अंदर एक अपनी हैसियत थी और वो अपनी बात मनवाते थे सबसे, बेशक वो इस्टेब्लिशमेंट थी उस वक्त की या बहुत से लोग थे, तो वो इस बात के ऊपर बज़िद थे कि इस मामले को जो है वो किया जाए और इस साजिश को जो है वो एक बयानिए के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। अलबत्ता इसकी तहकीकात जो है वो होना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये खाली उनके दिमाग की इख्तरात थी या किसी और की इख्तरात भी थी। कोई बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसके अंदर अंदरूनी और बैरूनी मामलात भी थे, तो इसकी तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए। अच्छा, तहकीकात तो सर्टनली बहुत पहले भी बहुत चीज़ों की हो सकती थी। आसमा जी, ये बताइएगा, इस पूरे मामले में एक और चीज़ भी सामने आई है कि जो ऑडियोज़ 1 साल पहले आई थी, जिनका अभी हम जिक्र भी कर रहे थे, जिसमें वो कह रहे हैं ख़ुद साबिक वज़ीर आज़म कि भाई अब इस पर हमने खेलना है, आज़म खान उसकी मुकम्मल तस्दीक कर रहे हैं। तो अगर ऑडियोज़ की तफ्तीश उसी वक्त कर ली जाती है, फॉरेंसिक हो जाता, तो मतलब क्लियर कट हो जाता है मामला। ये मामला बर वक्त बड़ा दूध का दूध पानी का पानी टाइप हो जाता है। अब ऑडियोज और भी बहुत सारी मौजूद हैं, तो क्या अब उनकी तफ्तीश की तरफ इदारों को अस खुद नहीं चले जाना चाहिए, या बस आ गई, हमने सुना दी सबको, ओके?
मुझे लगता है कि ये सारे मामला जो थे वो एक मखसूस वक्त के लिए उठा रखे गए थे और वो मखसूस वक्त जो है वो इंतखाबात से पहले का था। और अब जबकि ये हुकूमत अपने घर चली जाएगी तो उसके बाद से ये सारे मामला जो हैं वो केयरटेकर सेटअप के अंदर होंगे। उसमें वज़ीर दाखिला कौन होगा, FIA किस तरह से तहकीकात करेगी, साजिशी बयानिए पे क्या बात होगी, और उसके बाद अगर ये मामला जो है किसी और फोरम पे जाता है तो वो किस तरह से जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, मेरा ख्याल है कि जो पॉलिटिकल इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद था वो चाहता था कि, और इस्टेब्लिशमेंट भी या जो भी मुक़्तदरा है, कि इसको आखिरी दिन तक जो है वो लेके जाया जाए ताकि इंतखाबात से पहले जो है वो मामलात हो जाए। क्योंकि इसमें एक और भी बड़ा इम्पॉर्टेंट एंगल है कि एक झूठ की बुनियाद के ऊपर या एक ऐसे मामले को जिसका कि ताल्लुक़ पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के साथ नहीं था, उसको अंदरूनी मामले का रंग दे के साजिशी अंसर को उभार के और हिजान बर्पा करके एक तरह से उसका सियासी फ़ायदा उठा के उसको झूठ की बुनियाद के ऊपर करने की कोशिश की गई। तो एक डिस्क्वालिफिकेशन का जो मामला है उसके तहत इसके ऊपर कार्रवाई जो है वो हो सकती है। एक और पोटेंशियल केस उस सूरत में बनाया जा सकता है कि उनके बहुत से करीबी साथी और ख़ास करके आज़म खान साहब के जो के बयान है का वो अगर सामने आ गया है, जो कि आ चुका है, तो इसका मतलब ये है कि ये साबित किया जाए कि जो साबिक वज़ीर आज़म थे या जो चेयरमैन PTI हैं उनका जो बयान है या उनका जो बयानिया था वो एक झूठ पे मबनी था। ऑलराइट जी, लेट्स सी क्या होता है आसमा आने शिराज़ी, वाले बहुत-बहुत दिनों में। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका आसमा शिराज़ी साहब हमारे ये साथ जो पहुंचे। बाय द वे ऑडियो लीक्स वाली बात है, और जब से पहली ऑडियो लीक भी जब सामने आई थी, एवरीबडी एंड ऑफ कोर्स इंक्लूडिंग अस ऑन दिस फोरम, हम कहते थे पहले तो इसकी तय में जाना चाहिए कि इधर हुआ क्या था, क्योंकि उस वक्त भी पता चल रहा था कि ये रुकने वाली नहीं है। और उसके बाद धड़ फिर तो इतनी आ गई कि इट ऑलमोस्ट बिकेम अ जोक। बट साइफर वाले मामले में तो बड़ी क्लियर कट ऑडियोज मौजूद हैं जिसमें पूरी प्लानिंग सुनाई दे रही है कि आपके किस तरह हो सामने रहा आ है। रही हो, आई एम सॉरी, और उसको इन्वेस्टिगेट ना किया जाए, मतलब अजीब सी, ऑलरेडी टू अ थिंकिंग माइंड ये अजीब बात नहीं लगती कि व्हाई आरंट यू इन्वेस्टिगेटिंग द वेरी फर्स्ट थिंग दैट केम योर वे। सो एक उसका पहलू ये हो सकता है कि ये मुनासिब वक्त के लिए इन्वेस्टिगेशन रोक दी गई थी या रखी गई थी। आपको पता है ना, उस वक्त तो एक माहौल ही और था। साबिक वज़ीर आज़म की पॉपुलैरिटी भी पीक थी, 9 मई वाले वाक़यात भी नहीं हुए थे। सो वो उस वक्त उनके जहन में जो आ रहा था वो करते चले जा रहे थे, और अल्टीमेटली व्हाट रियली हैपेंड वो भी सबके सामने है। अभी खैर हम आगे बढ़ते हैं। आज़म खुद भी खान वापस, एक आपको पता है कि एक मंजर महीने आम से पर आए हैं। मंजर आम पर आए, बट राना एक साहब कह महीने रहे हैं से। कि वो अपने दोस्त की तरफ थे। ठीक है, आगे चलते हैं। डू यू हैव अ फ्रेंड लाइक दैट? नहीं, ऐसे फ्रेंड होने चाहिए फिर। अच्छा मेरी बात सुने, हम दिल के रिश्ते की बातें करते हैं ना। मना रहे थे। हाँ, दिल का रिश्ता आपको पता ही है, रिश्ता पक्का करने वाली एक ऐप है। क्यों आपको आजकल शौक हो रहा है मैरिज काउंसलिंग? अब्दुल्ला बताए ना, मतलब व्हाई डू यू ब्रिंग दिस अप एवरी डे? अभी मेरी बात सुने, अभी चल रहा है जुलाई। सो अभी से अगर मामला शुरू होंगे तो कहीं दिसंबर, जनवरी, नवंबर में जाके शादी होगी ना। मौसम वही होता है अच्छा शादी करने के लिए लोगों की। कितने ख्वाहिशमंद है हमारे लड़के लड़कियां शादी करने के। व्हाई नॉट? जिसको शौक है वो करे, 100% करे जरूर, लेकिन हमने क्यों अपनी ठान ली है कि आज हम आपको लेकिन हम भी यहाँ पे, वैसे क्या आपके घर में कोई बड़ों की कमी थोड़ी है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास प्रोफेशनल मशवरे मौजूद हैं, ठीक है। सो हर किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको मैरिज एंड फैमिली काउंसलर दाहीम दीन से मिलाएंगे जो आपको टिप्स देंगी कि शादी से पहले कंपैटिबिलिटी अगर आप बनाना चाहते हैं, लड़का और लड़की। ये हो हाय नहीं है? हाँ, थोड़ा सा है ना, ये बहुत हो हाय बात। इसलिए मैंने भी जरा आंख बंद होते होते रह गई कंपैटिबिलिटी पे। अच्छा, एनीवे, जोक्स असाइड, दाहीम क्या कह रही है, लेट्स कैसे बनाई जाए? शादी के वक्त ख़ानदानों का एक जैसा होना ज़रूरी है, मगर उससे ज़्यादा ज़रूरी लड़का लड़की की कंपैटिबिलिटी है। जब रिश्ता करें तो एक दो मौके लड़का लड़की को दें जिसमें वो अपने ज़रूरी बातें कर सकें। मसलन के करियर होना ज़रूरी है, एक दूसरे का जॉइंट फैमिली में रहना है, नहीं रहना, बच्चे पैदा करने हैं तो कितने करने हैं, ये सब बातें बाद में इख्तलाफ का बायस बन सकती हैं। इसलिए पहले ही बेहतर होता है कि लड़का लड़की आपस में इसको डिस्कस कर लें। कौन बातें कर सकता है और ये कौन इजाजत दे रहा है ये बातें करने का? ये कौन से मुल्क के लिए? आई एम सॉरी, आई डोंट नो। मेरा ख्याल है वक्त लगेगा हमें उस स्टेज पे पहुंचने के लिए जहां लड़का लड़की जिंदगी में टोटल 3 दफा मिल रहे हैं, उसमें पूछ रहे हैं कि अगर बच्चे पैदा करने हैं तो कितने करने हैं और कितने। What is going on? ब्रेक ले लो। मतलब रिश्ते से इनकार तो वहीं हो जाएगा। इस
boldness पे हो जाएगा। बड़ी मुंह फट है भाई लड़की। ये बात हो रही है। हाँ, so मेरा ख्याल है कि अगर कर सकते हैं तो कर ले, मतलब इसमें कोई बुराई भी नहीं है। स्टडी हमारे यहाँ ये बातें होनी चाहिए, ये डिस्कशंस होनी चाहिए, ये मामलात कहीं ना कहीं किसी न किसी सतह पे डिस्कस होने चाहिए, क्योंकि बाद में इख्तलाफों से फिर बचा जा सके। हाँ, लेकिन ये 2+2 = 4 नहीं है ये। हाँ, मतलब एज एन एडवाइस दिया जा रहा हो कि किसी बच्ची को कि पहले जाके ना जल्दी से तुम ये बात कर लो। क्या आप बैंक जाते हैं, पर्टिकुलरली अगर आपने इर्द गिर्द अपने डोमेस्टिक स्टाफ से बात करें, आपका कोई भी घर पे साथ देने वाला, आपकी मदद करने वाला शख्स हो, खातून हो या मर्द हो, तो वो कहते हैं भाई बैंक तो हमारा अकाउंट नहीं खोल रहे हैं। लेकिन चंद चीज़ें ऐसी हैं जहां उनका अकाउंट फ़ौरन खुल जाता है, और ये जो डिजिटल एप्स हैं ना, जो बेसिकली ब्रांचलेस बैंकिंग है, चाहे वो पर्टिकुलरली आज हम बात करेंगे जैज़ कैश की, इस तरह की और जितनी भी एंड थैंक गॉड फॉर interfaces हैं। दैट, क्योंकि अगर आप वैसे देखें तो दुनिया बड़ी तेज़ी से, आपको पता है कि पेपर करेंसी के बजाय डिजिटल जो है ट्रांजैक्शंस की तरफ जा रही है। तो अगर आपका अकाउंट भी किसी वजह से ना हो, या इंटिमिडेट हो रहे हो, या आपको बैंक से एंटरटेन ना कर रहे हो, थैंक गॉड फॉर थिंग्स लाइक दिस। यस इंडीड। और जैज़ कैश जो है वो वैसे हम सब तो वाकिफ़ हैं सालों से ही, इट्स बीन 10 years ऑलमोस्ट, लेकिन अब जो है वो कह रहे हैं कि आप हम पर मज़ीद भरोसा करें, क्योंकि हम पहले से ज़्यादा बेहतर हैं। और वो ये पैगाम भी दे रहे हैं साथ में कि जैज़ कैश है ना, अब है तो सही, मगर अभी क्यों हमें याद दिला रहे हैं कि है ना। सो ये हम पूछेंगे। मतलब असद क्या-क्या रिजवी चीज़ें हमारे साथ मौजूद हैं, हेड मार्केटिंग कॉर्पोरेट जैज़ कैश पाकिस्तान। वेलकम टू जियो पाकिस्तान। अब बताइए भाई, हमें पता ही है जैज़ कैश सालों से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, अब ऐसा नया क्या कुछ हुआ है इसमें कि यू थॉट कि भाई अब इस पे दोबारा से बात होनी चाहिए? अब्दुल्ला, क्योंकि टेक्निकल जो चीज़ें होती हैं या टेक्नोलॉजी बेस्ड जो चीज़ें होती हैं, उनको कॉन्स्टेंटली अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है, बिकॉज प्लेटफॉर्म चेंज हो रहे होते हैं, नई आपके पास सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। तो उसकी बेसिस के ऊपर हमारी जो टेक्निकल टीम है, हमारे जो प्रोडक्ट्स की टीम है, उन्होंने हमारी जो ऐप है उसको मज़ीद अपग्रेड किया है, ताकि अपने सार्फिन को ज़्यादा से ज़्यादा मज़ीद सर्विसेज और प्रोडक्ट्स ऑफर कर सकें। सो अब वी फेल्ट कि हम उस पोजीशन पे आ गए हैं जहाँ पे कि हम इसको लोगों को मज़ीद इसके बारे में इन्फॉर्म करें, जिसमें आपने बात की कि जी मज़ीद भरोसा इसके ऊपर कर सकें, बिकॉज आपकी जितनी भी फाइनेंशियल नीड्स हैं उनको प्रोवाइड करने के लिए जो है वो जैज़ कैश। तो एक असद एक रिफ्रेशर हो जाए। सो दिस इज लाइक योर ओन अकाउंट, आपके बैंक अकाउंट की तरह। आपको कार्ड भी इसका मिल रहा है, आप एज एन ATM भी इसको यूज़ कर सकते हैं, आप टोटल अपनी ट्रांजैक्शन वगैरह वॉट एवर यू आर बाइंग आप इसके थ्रू कर सकते हैं। तो ये ऑल्टरनेटिव टू द बैंक हो गया। बिल्कुल ऑल्टरनेटिव है, और इस ऑल्टरनेटिव के अंदर एक अच्छी चीज़ ये है कि आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर के कंफर्ट से इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ना सिर्फ ऐप यूज़ वाले इसको यूज़ कर सकते हैं जिनके पास स्मार्टफोन है, बट बहुत सारी हमारी आबादी अभी भी है जो फीचर फ़ोन यूज़ करती है, वो जो बटन्स वाला फ़ोन जिसको बोलते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? उसके लिए एक आपको कोड इसमें ऐड करना पड़ता है, *786#। उसके ज़रिए अगेन आपको सारा वही मेन्यू मिल जाता है जो ऑलमोस्ट ऐप में होता है। तो वो लोग जो ऐसे इलाकों में हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, वो भी अपनी मुकम्मल फाइनेंशियल सर्विसेज की जो नीड्स हैं वो पूरी कर सकते हैं। और क्या वो कर रहे हैं वैसे? जी बिल्कुल। एक्चुअली हुमा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि 60% हमारी इस वक्त जो कंज्यूमर बेस है, जो तकरीबन 4 करोड़ 30 लाख के करीब लोग हैं, उनमें से 60% लोग जो हैं वो फीचर फोन के जरिए सर्विस यूज करते हैं। पता है क्या, टिल दिस पॉइंट वी ऑल थॉट कि ये स्मार्टफोन होगा तो ये ऐप डाउनलोड हो सकती है और ये काम हो सकता है, लेकिन ये खबर होगी आप में से बहुत से लोगों के लिए भी कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इफ़ यू कांट रियली बाय अ स्मार्टफोन राइट नाउ, अगर आपके पास इस वक्त वो टच स्क्रीन वाला मोबाइल नहीं है, तो आप अपने बटनों वाले फ़ोन से भी ये ऐप डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, ऐप नहीं डाउनलोड कर सकते, बेसिकली वो दोबारा से नंबर बता दें, *786#। हाँ जी, सो ये कर सकते हैं। अच्छा, व्हाट अबाउट द वुमेन? क्योंकि अक्सर खवातीन बैंकों में भी, अगर बैंक अकाउंट भी आप देखें तो वर्किंग क्लास वुमेन के अकाउंट्स होते हैं, अदरवाइज उनके भी नहीं होते, बाकी हाउसवाइफ्स के नहीं होते। हाँ, तो हाउ इज इट इन जैज़ कैश? आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने हुमा टॉपिक पिक किया है, एंड एज ए खातून आई थिंक इट्स वेरी पर्टिनेंट सवाल। हमारी बेस जो मैंने बताया 4 करोड़ तकरीबन 30 लाख, उसमें 80 लाख जो है वो खवातीन यूजर्स हैं। सो वो उसमें बहुत सारी ऐसी हैं जो हाउसवाइफ, जिस तरह आपने जिक्र किया, घर में बच्चों की फीस देनी है, कोई बिजली का बिल पे करना है, लास्ट डेट आ जाती है, पता नहीं लगता आपको, तो कम से कम उनके लिए ये कम से कम एक आसानी है कि वो अपने घर के कंफर्ट से उस चीज़ को पे कर सकते हैं। प्लस बहुत सारी खवातीन हैं जो घर में छोटा मोटा कारोबार कर रही हैं, अब उन्हें कुछ चीज़ खरीदनी है, कुछ चीज़ बेचनी है, उनको पैसे रिसीव करने हैं, तो वो भी इसके ज़रिए इस्तेमाल कर सकती हैं। प्लस अभी करंटली तकरीबन 18-19% जो है वो हमारी बेस के अंदर खवातीन की कंट्रीब्यूशन है, बट हमारा एम एज एन ऑर्गेनाइजेशन ये है कि हम इसको 50% के ऊपर लेके जाएं। सो बहुत एक एग्रेसिव इसके ऊपर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का क्या नंबर है,
कितना आपका यूजर बेस है और क्या है खवातीन? जिस तरह मैंने जिक्र किया 4 करोड़ 30 लाख के करीब है, जिसमें से 80 लाख खवातीन हैं, जो तकरीबन 18% बनती है, बट हमने इसको 50% के ऊपर लेके जाना है। अच्छा, तो उसके लिए कोई आप इंसेंटिव भी देंगे खवातीन को, मतलब उसको किसी सर्टेन परसेंटेज पे लेके जाने के लिए आपको दोबारा से राग़िब भी करना होगा ना? बिल्कुल। अच्छा, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ अब्दुल्ला ये है कि हम खवातीन के लिए स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं। हाँ। जिस तरह के अब मैं ऑब्वियसली क्योंकि अभी डेवलपमेंट स्टेज के अंदर हैं, बट वो स्पेसिफिक टू द नीड ऑफ वीमेन है। सो जब आप ऐसे प्रोडक्ट्स खवातीन के लिए ऑफर करेंगे तो उनके लिए ऑटोमेटिकली एक रीज़न बन जाएगी कि वो जायज़ कैश को यूज़ करें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। अच्छा, एक और एग्जांपल, जैसे आपका स्टाफ है, आपके घर में ही काम करते हैं, लड़कियां भी काम कर रही हैं, लड़के भी काम कर रहे हैं, मोस्टली उनके कोई बैंक अकाउंट्स वगैरह नहीं होते, लेकिन जायज़ अकाउंट ज़रूर होता है, वेयर यू कैन गिव देम सैलरी, कोई मदद चाहिए, किसी तरीके से भी आपने उनको असिस्ट करना है, और फिजिकली भी आप नज़दीक नहीं, ईद की छुट्टियाँ आ गई हैं, समथिंग लाइक दैट, सो दिस इज आई हैव डन दैट, सो इसलिए मैं ये एग्जांपल दे रही हूँ। और सबसे बड़ी बात यह कि उन इलाकों में बैठे हुए जहाँ पर बैंकिंग की सहूलत मौजूद नहीं है, वो बुनेर का कोई गांव है या फिर इंटीरियर सिंध में थरपारकर में कोई रेगिस्तान में कोई घर है, वहाँ पे बैठे हुए आप ये रकम पहुँचा सकते हैं, विच इज़ सो कन्वीनियंट। और चलिए जी, वंडरफुल, ये तो बेहतरीन माशाल्लाह चल रहा है मामला, और होपफुली इसमें और भी बेहतरी आती जाएगी। इसमें कोई डिस्काउंट्स वगैरह भी होते हैं अगर कार्ड दिखाएंगे हम? जी, कुछ जिस तरह हमारा आपने जिक्र किया कि डेबिट कार्ड होता है, प्लस आप QR कोड के जरिए भी पेमेंट कर सकते हैं, रेस्टोरेंट्स में पे कर सकते हैं स्कैन करके, तो उस पर कैशबैक आपको मिलता है। प्लस फूड सर्विसेज हैं, डिफरेंट रेस्टोरेंट्स के साथ हमारे अरेंजमेंट्स हैं जहाँ पे जाके आप उसको कर क्योंकि आपको पता है ना, हम सबको डिस्काउंट्स, जी बिल्कुल, कौन हमें डिस्काउंट्स का शौक है, सो वो इंस्टेंट आपको कैशबैक्स मिलते हैं और वो आपके अकाउंट में पैसे वापस आ जाते हैं। सो आप अच्छा, दूसरी एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो आपके पास नागहानी कुछ इस तरह के सिलसिले होते हैं, फ्लड आ गए, कोई अर्थक्वेक हो गया, तो वहाँ पे भी लोगों को जब पैसे गवर्नमेंट देती है तो उसकी रसाई मुश्किल हो जाती है, बिकॉज आपका नेटवर्क जो है वो डिस्टर्ब हुआ होता है। तो वहाँ पे भी जायज़ कैश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उन लोगों की रिहैबिलिटेशन के अंदर। इसके अलावा इंस्टेंट लोन की फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है कि आपको इंस्टेंटली कोई पैसे चाहिए, कोई इमरजेंसी हो गई है, तो आपको विद इन फ्यू सेकंड्स आपको लोन मिल जाता है, जिसके जरिए आप अपनी वो ज़रूरत जो इमीडिएटली है वो पूरी कर सकते हैं। और ये वो ऑनलाइन स्कैम वाली ऐप्स का लोन नहीं है, ये तस्दीक शुदा SCCP से ऐप्स हैं, जो आपको पता ही है इतना बड़े ये ब्रांड्स हैं, जो कि अगर आपको लोन की ज़रूरत है तो आप यहाँ से ले लें, बजाय इसके कि वो जो ऑनलाइन ऐप्स के मसलों में आप फंस रहे हैं और फिर उसकी वजह से ट्रेजेडीज हो रही हैं और ब्लैकमेलिंग होती हैं। तो यहाँ ऐसा कुछ तो नहीं ज़रूर आप इसका अपना अकाउंट जो है ज़रूर बनाएं, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा पर्क्स हैं, बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। असद रिजवी साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। ज़बरदस्त बात यह है कि हम जीत के बहुत करीब हैं। पाकिस्तान अपने पहले टेस्ट में सिर्फ जीत से 39 रन की दूरी पर है। और क्या सीन है? ज़बरदस्त सीन लग रहा है मुझे, क्योंकि कल से हम वी हैव बीन डूइंग वेल, तो हमें हमारी गिरफ्त जो है ना वो मजबूत हो गई। 9 रन, और श्रीलंका को अगर कुछ करना है तो उनको चाहिए 6 विकेटें। सो हम 4 गवा चुके हैं और 6 अभी बाकी हैं। और आखिरी रोज़ की अगर बात करें तो आखिरी दिन, कल के दिन के आगाज़ पर ही पाकिस्तान टीम मैदान में उतरी, तो मैच पर वाज़े बरतरी के आसार नज़र आ रहे थे और श्रीलंका बड़े खसारे का सामना करते हुए ज़्यादा प्रेशर में ऑल्दो नहीं आई। वो बड़ी अच्छी उनकी पार्टनरशिप भी छोटी छोटी बन गई और दे लुक्ड वेरी कॉन्फिडेंट, लेकिन हमारे लड़के छोटी मोटी पार्टनरशिप्स उनकी लगती रही हैं, जैसे कि मधुष्का मेंडिस और पहली इनिंग के हीरो क्या है जी, हाँ, डिसिल्वा ने नुमाया स्कोर किए। और अच्छा, भट्टी साहब हमारे साथ है ना, बाकी बातें भट्टी साहब से पूछते हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी जॉइनिंग अस। भट्टी साहब, अगर हम ओवरऑल मैच के ऊपर ज़रा नज़र डालें, तज्जिया करें, तो किसकी परफॉर्मेंस है जो आपके ख्याल में काबिल ज़िक्र रही? सऊद ऑब्वियसली, एंड देन हमारे सेकंड इनिंग्स में हमारे स्पिनर्स ने कमाल कर दिया। बिल्कुल अब्दुल्ला, सऊद और स्पिनर्स ने तो कमाल किया, लेकिन इस टेस्ट मैच में जो सबसे कमाल किया वो पाकिस्तान की फील्डिंग ने किया है कि पाकिस्तान ने 20 विकेटें हासिल की, जिसमें 18 कैचेस पाकिस्तान ने लिए और मेरा ख्याल 4 से 5 आउटस्टैंडिंग कैचेस थे जो पाकिस्तान क्रिकेट में कम नजर आते हैं। और तकरीबन 29 साल बाद ये टेस्ट क्रिकेट में पहला मौका था कि पाकिस्तान ने एक टेस्ट मैच में 18 कैचेस लिए। तो मेरा ख्याल पाकिस्तान की फील्डिंग ने डिफरेंस डाला। सऊद शकील नो डाउट उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की, पाकिस्तान के स्पिनर्स ने अच्छी भट्टी साहब, ये चमत्कार कैसे हुआ है ये जरा बताएं। ये हमारी फील्डिंग वाला, जो कि हम हमेशा जीत भी जब जाते हैं मैच तो क्रिटिसिज्म फील्डिंग पे होती है, तो क्या इस पे स्पेशल काम किया जा रहा है इन प्रिपरेशन फॉर ऑल द एशिया कप भी आ रहा है, वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो हम कोई स्पेशल इस पे काम कर रहे हैं?
बिल्कुल देखें, जब नजम सेठी पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन बने तो पाकिस्तान के तकरीबन कोई 5.5-6 साल से जो फील्डिंग कोच थे अब्दुल मजीद, वो पाकिस्तानी थे, उनको चेंज करके अब फॉरेन फील्डिंग कोच लाया गया है। तो उनके आने के बाद और फिर ये जो नई मैनेजमेंट आई है जिसमें ग्रांट ब्रैडबर्न पाकिस्तान टीम के हेड कोच है और मिकी आर्थर डायरेक्टर हैं, तो ये जो कॉम्बिनेशन है फॉरेन कोचेस का, इससे हमें डिफरेंस नजर आ रहा है। लेकिन जाहिर है मेहनत तो प्लेयर्स की है कि प्लेयर्स ने बड़ी जबरदस्त एफर्ट्स किए हैं। गर्म मौसम में उन्होंने लंबे लंबे कैंप्स किए और फील्डिंग पे तवज्जो दी। लेकिन एक बात आप और देखें कि पाकिस्तान 2022 में आखिरी टेस्ट इसी गॉल के मैदान पे जीता था। उसके बाद पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज हारा, इंग्लैंड के खिलाफ 3-0 हारा, न्यूजीलैंड के खिलाफ हमने दोनों टेस्ट ड्रॉ किए, हम हारते हारते बचे कराची में। तो मेरे ख्याल में टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की वैसी परफॉर्मेंस नहीं है जिस तरह हम व्हाइट बॉल में परफॉर्म करते हैं। तो ये मैच जीतना पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा है, लेकिन मसला वही है कि हमारे पास टेस्ट मैचेस बहुत कम है। अब ये 2 टेस्ट मैच अभी हम खेलेंगे, उसके बाद दिसंबर में 2 टेस्ट, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टेस्ट शायद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है। उसके बाद फिर लंबे अरसे तक पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट नहीं मिल रही। यही वजह है कि इस फॉर्मेट में आप देखें कि पाकिस्तान के जो स्पेशलाइज्ड प्लेयर हैं, सऊद शकील, सरफराज अहमद, सलमान अली आगा, नोमान अली, इनको भी कम कम मैचेस मिलते हैं। तो ये भी एक वजह है कि टेस्ट हमें कम मिल रहे हैं, इसलिए हमारे प्लेयर्स की इस फॉर्मेट में परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं है। अच्छा जी, अब मैं ये बताइएगा कि हमारी, चलिए आज की परफॉर्मेंस या इस मैच की परफॉर्मेंस के बाद तो हम ना कहें ना भट्टी साहब कि हमारी इस फॉर्मेट में, ठीक है हमारा रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं रहा है रिसेंटली, लेकिन होपफुली दिस वुड बी अ न्यू स्टार्ट टू एंड वी वुड बी ऑन द विनिंग ट्रैक आफ्टर दिस। फील्डिंग हमने जिक्र किया कि बहुत बेहतर हुई है, सो क्या हम ये समझें कि ये डेलिब्रेट एफर्ट्स के नतीजे में हो रहा है, जिसमें ज़ाहिर है कोचिंग स्टाफ की भी मेहनत है, लड़कों की अपनी मेहनत तो है ही, और एवरीबडी इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम इज़ फोकस्ड ऑन द वर्ल्ड कप नाउ? जी हाँ, बिल्कुल। अब अब्दुल्ला, वर्ल्ड कप का फॉर्मेट तो चेंज हो जाएगा, वनडे फॉर्मेट है, लेकिन कल रात को एक लाहौर में अच्छा हमने एक शो देखा जब पाकिस्तान में एशिया कप की ट्रॉफी की अनवीलिंग हुई और फाइनली ऐलान हुआ कि एशिया कप के 4 मैचेस पाकिस्तान में होंगे। पाकिस्तान टीम मुल्तान में नेपाल के खिलाफ 1 मैच खेलेगी, फिर 2 मैच दूसरी टीमें खेलेंगी, फिर सुपर 4 का पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो मुमकिन मैच है वो भी कजाफी स्टेडियम लाहौर में होगा। तो पूरा एशिया कप तो जाहिर नहीं हुआ। हमने इस पे आपके साथ भी बहुत सारे शोज किए हैं, लेकिन वो नजम सेठी का हाइब्रिड मॉडल जिसपे ज़का अशरफ साहब क्रिटिसाइज करते रहे कि नहीं, मैं इस हाइब्रिड मॉडल को नहीं मानता, फाइनली उन्होंने कल रात को एक बड़ी कलरफुल सेरेमनी में उस एशिया कप की ट्रॉफी को भी अनवील किया और ऐलान भी किया कि पाकिस्तान में एशिया कप के 4 मैचेस होंगे, 9 मैचेस श्रीलंका होस्ट करेगा। लेकिन ओवरऑल भट्टी साहब, एक सुपर 4 का मैच तो होगा पाकिस्तान में भी, तो इट वुडंट बी कि जस्ट इनिशियल मैचेस हैं, एक सुपर 4 का भी होगा। लेकिन ऑल आइज ऑन 2 सितंबर जो इंडिया पाकिस्तान का मैच होना है कैंडी में, उसके इंतजार में मेरा ख्याल है जगह भी खूबसूरत है और मैच भी जबरदस्त है। ना सिर्फ 2 सितंबर को बल्कि जो सुपर 4 है उसमें 10 सितंबर को भी पाकिस्तान इंडिया का मैच है। तो लिहाजा वर्ल्ड कप तो 15 अक्टूबर तो अभी दूर है। वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान के कम से कम 2 मैच हो सकते हैं, हो सकता है फिर जो फाइनल हो एशिया कप का 17 सितंबर को तीसरा मैच भी पाकिस्तान इंडिया के दरमियान हो जाए। तो काफी ज्यादा मैचेस हैं। मेरा ख्याल जो लोग श्रीलंका जाना चाहते हैं तो बारिशों की तो फोरकास्ट है, लेकिन पाकिस्तान इंडिया का जो मुकाबला है उस पर दोनों मुल्कों की नजरें हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम को अब इंडिया के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने लवली, थैंक यू भट्टी साहब, वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, और अब्दुल्ला इज आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग टू कैंडी वंस अगेन। और हम अपने पहले टेस्ट मैच में 29 रन की दूरी पर हैं जीत से, सो यस वी आर गोइंग टू विन दिस वन इंशाल्लाह। गाल से हम आपको अपडेट कर रहे हैं, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका सीरीज का पहला टेस्ट मैच जारी है और इस पे हम जब जीत जाएंगे तो जरा सेलिब्रेट कर लेंगे, थोड़ा सा कर लेंगे। लेकिन इन द मीन टाइम पहले घंटे में हमने वो साइफर वाला मामला दोबारा से उठा है, उस पर भी हमने ज़रा बात की थी और अब मज़ीद उस पर बात करेंगे, बिकॉज अब कोई एक्शन लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, वी डोंट नो।
हाँ, लेट्स सी, इस पे ज़रा एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, आदिल शाहजेब साहब। बहुत शुक्रिया आदिल साहब, आपने वक्त दिया। आदिल साहब, अभी पिछले घंटे में इस पे हम तफसील से बात कर रहे थे, आपका भी पर्सपेक्टिव लेना चाहेंगे। साइफर का मामला पिछले 2-3 दिन से अचानक ज़रा दोबारा जिंदा हुआ है। आज़म खान से मंसूब बयान आ गया है और चेयरमैन तहरीक इंसाफ को तलब भी कर लिया गया है FIA की तरफ से। इससे पहले तोशा खाना, 190 मिलियन पाउंड वाला मामला और दीगर ऐसे कितने ही केसेस आते रहे जिनमें साबिक वज़ीर आज़म फंसते नजर आए, लेकिन अब तक वो सेफ ही हैं। सो क्या आपको लगता है कि ये मामला वाकई उनके लिए सीरियस हो सकता है और किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा? देखिए, साइफर वाला मामला तो शुरू दिन से हम जैसे सहाफ़ी तो कन्विंस थे कि एक नाम नहाद जो अमरीकी साजिश का बयानिया घड़ा गया उसमें असल में कुछ है नहीं। और ये पूरा साइफर वाला मामला जो था वो चेयरमैन PTI ने अपनी जो अवाम में एक जो उनका पॉपुलिस्ट एजेंडा था उनको मज़ीद जो पॉपुलैरिटी है वो गेन करने के लिए उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, इस्तेमाल किया। और फिर वो जो शुरू से कह रहे थे कि पहले वो कह रहे थे जनाब अमेरिका ने साजिश की, फिर उन्होंने कहा कि नहीं जी अमेरिका ने जनरल बाजवा के साथ मिलकर साजिश की, फिर उन्होंने कहा नहीं जी अमेरिका ने नहीं निकाला, जनरल बाजवा ने हुसैन हक्कानी के साथ मिलकर मुझे निकाला। और वो साजिश आसिफ अली जरदारी तक आई और फिर मोहसिन नकवी साहब पे वो ख़त्म हो गई। और फिर ख़ुद चेयरमैन PTI ने, साबिक वज़ीर आज़म ने ये बात भी कही कि उन्होंने लिटरली यू टर्न ले लिया कि नहीं जी वो तो अमेरिका से नहीं हुई थी, वो मुझे तो अंदर से ही साजिश करके जो है वो निकाला गया था। तो आज ये जो आज़म खान से मंसूब जो स्टेटमेंट्स वगैरह जो सामने आई हैं, मेरे ख्याल में ये बिल्कुल एक सुल्तानी गवात है वो तो। और वो तो ख़ुद भी शायद उनका उस वक्त जो किरदार था उस पर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान उठता है। तो ये बड़ा एक सीरियस मामला मैं डिवेलप होते देख रहा हूँ। बिल्कुल आदिल, उनका अपना जो किरदार था वो भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस केस में आज़म खान जो हैं उनका बयान सबसे अहम है, नोइंग कि वो ख़ुद एक तरह से शरीक मुजरिम भी हैं। तो ये हुकूमत के लिए मुमकिन कैसे होगा कि आज़म खान को क्लीन चिट दे दी जाए वेयर एज चेयरमैन PTI को इम्प्लिकेट कर दिया जाए? ये किस, हाउ विल दिस वर्क आउट? नहीं देखिए, ये जो जिस तरह से अगर आपको याद हो तो एक मुबैना ऑडियो भी सामने आई थी जिसमें कि चेयरमैन PTI साबिक वज़ीर आज़म और आज़म खान उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, एक गुफ्तगू हो रही है इसी साइफर के अराउंड कि इससे खेला जाएगा, क्या किया जाए, मिनट्स बाकायदा से रिकॉर्ड किए जाएंगे। और आज़म खान साहब को मुबैना तौर पर ये कहते हुए सुना जा सकता है कि मैं उसमें ये किरदार अदा करूँगा। तो आज़म खान को क्लीन चिट देना तो है वो मौजूदा हुकूमत के बस की बात तो नहीं है, लेकिन वी शुड वेट एंड लेट्स सी कि आज़म खान साहब जब मंजर आम पर खुद आते हैं और जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उसमें वो जो बातें करेंगे, अभी तो हमें इंटीरियर मिनिस्टर साहब राना सनाउल्लाह साहब यही कह रहे हैं कि जी आज़म खान साहब जो हैं वो नादिम हैं, वो शर्मिंदा हैं। लेकिन ये इतना बड़ा मामला है कि आप रियासत के सर पर यानी पाकिस्तान के मफाद को दाव पर लगाकर अगर आप सियासत करते हैं तो जाहिर बात है फिर तो आज़म खान साहब भी शरीक मुजरिम हैं। अगर चेयरमैन PTI ने ये किया है तो उनको माफ़ी देना इतना आसान काम तो नहीं होगा। लेकिन कानूनी तौर पर अगर वो सुल्तानी और चशमदीद गवाह, वो जिसे जो भी कहते हैं, तो वो अगर बन जाते हैं वो फिर कानूनी चीज़ें देखी जाएंगी। लेकिन ये संगीन जुर्म अगर साबित हो जाता है तो रियासत के साथ ऐसी चीज़ें करना जो है वो तो नाकाबिले माफ़ी हैं और होनी भी चाहिए। अच्छा, ये सारे केसेस तो एक तरफ आते हैं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान को पर्टिकुलरली सबसे ज़्यादा उन्हें उम्मीद के इम्प्लिकेट होंगे इमरान खान साहब, वो 9 मई वाले केसेस से हैं। कल हम राना साहब से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे भाई उनकी नज़र में 9 मई से मुंसलिक अफराद को ना इलेक्शन में होना चाहिए ना सियासत में होना चाहिए। मतलब डू यू थिंक ये किसी भी जमहूरियत के लिए नेक शुगून है कि इस तरह से किसी भी लीडर को, किसी भी सियासी जमात को निकाल दिया जाए इलेक्टोरल प्रोसेस से? देखिए, पहले तो ये साबित करना होगा और ये साबित होना भी चाहिए कि 9 मई से मुंसलिक कौन है, कौन वो अफराद हैं। पहले तो मंजर आम पर वो तहकीकात तो सामने आए ना, वो चीज़ें साबित तो हों और उसके बाद बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि 9 मई को जो रियासत पाकिस्तान के साथ करने की कोशिश की गई, जो फ़ौज में बगावत पैदा करने की कोशिश की गई, पाकिस्तान को अनारकी की तरफ पुश करने की कोशिश की गई, वो ये सारे नाकाबिले माफ़ी जराइम हैं। लेकिन आप
प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के या किसी प्रोग्राम में आके नाम लेकर ऐसे आप किसी का जुर्म साबित नहीं कर सकते। वो अदालत में साबित कर कि ये सारी चीज़ें की जाती हैं। और इस केस में भी मैं ये कहूँगा कि इंसाफ होता नज़र आना चाहिए कि हम सब कोई इस पर उंगली ना उठा सके कि किसी बेगुनाह को या कोई ऐसा बंदा जो सिर्फ तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्ता है उसे उठाकर आप ट्रायल कर दें 9 मई में। नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन जो लोग वाकई मुलव्विस हैं, जिन्होंने इसकी प्लानिंग की, जिन्होंने एग्जीक्यूशन की, जो वहाँ पर मौजूद थे, जो बाकायदा साबित हो जाता है, उसके बाद तो देखिए उनको बाकायदा सज़ा मिलेगी। और आप जब चार्ज हो जाते हैं तो आप तो वैसे ही नाअहल हो जाते हैं, आप तो सियासत में हिस्सा ही नहीं ले सकते। तो इसकी ज़रूरत ही नहीं आएगी कि किसी को बैन कर दिया जाए या आप निकाल दें, वो खुद ब खुद ये मामला ख़त्म हो जाएगा। लेट्स सी क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका आदिल शाज़ेब हमारे साथ मौजूद थे। अभी आगे बढ़ेंगे क्विकली। हम पता है क्या, बहुत दफ़ा दूसरे मुल्कों की एग्जांपल देते हैं कि किस तरह बाय द बुक वहाँ पर लोग चलते हैं। मतलब कोई सड़क पर कूड़ा करकट नहीं फेंक सकता, कोई थूक नहीं सकता, कोई बगैर हेलमेट के बाइक चलाने का तसव्वुर नहीं कर सकता या बगैर सीट बेल्ट लगाए। उसमें एक बहुत बड़ा किरदार भारी जुर्मानों का भी होता है। तो और हम सारे भी जितने लोग बाहर जाते हैं सही रहते हैं ना? बिल्कुल सही रहते हैं, क्योंकि खौफ होता है ना, उतने तो पैसे लेके गए हैं जितना जुर्माना पड़ जाएगा। तो मोटरसाइकिल जो है ना वो बजाते खुद कोई बहुत महफूज सवारी नहीं है, और इसके बावजूद पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद से मजीद गैर महफूज और ख़तरनाक बनाने पर तुली हुई है। और इसकी वजह क्या है? हेलमेट ना पहनना। भाई हेलमेट क्यों नहीं पहन रहे? खुद नहीं डर लगता कि यू आर एक्सपोज? खैर एनीवे, आम तौर पर सीट बेल्ट की तरह हेलमेट को भी हमारे यहाँ ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती। ऑल्दो अब मेरा ख्याल है सीट लोग फिर भी ज़रा पहनना स्टार्ट हो गए, और इसे बस एक कानूनी ज़रूरत समझा जाता है। लोग इसकी परवाह नहीं करते। लाहौर पुलिस ने सोचा कि बस बहुत हो गई जी, अब हेलमेट ना पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, और कुछ दिन आगे ही मुहिम चलाई और फिर चलान शुरू कर दिया। और इस महीने उस महीने में जब इन्होंने आगाही शुरू की, 2 लाख से ज़ायद चालान किए थे। सोचें ज़रा। और इस दौरान लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग वाला केस चल रहा था, जिसमें जगह जगह नाकों की वजह से ट्रैफिक में रुकावट वाला मामला सामने आया। तो अदालत ने पुलिस से कह दिया कि हेलमेट ना पहनने का जुर्माना जो है ना वो 5,000 रुपये करते। और फिर हुआ क्या कि अब आप ढूंढते भी रहे लाहौर में तो आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा जिसने हेलमेट ना पहनी हो। हाँ जी, अब लेट्स सी के जुर्माना। हाँ, इसी पे बात करते हैं। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर SSP मुस्तनसर फिरोज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब बताइएगा, एक मुहिम चलाई आपने और उसके बाद अदालत का 5,000 जुर्माने का ऑर्डर भी मौजूद है। इतनी अब मजीद क्या आपको ज़रूरत महसूस हुई है इस सिलसिले में सोचने की या इक़दाम उठाने की? बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले साल लाहौर की सड़कों पे 484 मासूम लोग जो हैं वो हादसात में अपनी जान से गए, जिसमें 74% जो है मोटरसाइकिल राइडर्स थे, और जिसमें से मोस्टली लोग हेड इंजरी की वजह से मौत का शिकार हुए। लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने ये बेड़ा उठाया और गवर्नमेंट की तरफ से हमें डायरेक्शन मिली कि इस तादाद को कम से कम किया जाए ताकि मासूम लोगों की जानें बचाई जा सकें। तो इस सिलसिले में हमने हेलमेट की पहले अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट की और उसके बाद इन्फोर्समेंट स्टार्ट की। इसमें हम अब तक तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा लोगों का चालान इस महीने में कर चुके हैं। हमारा मकसद कोई चालान का नंबर अचीव करना नहीं है, कोई नंबर गेम में पढ़ना नहीं है। हमारा मकसद ये है कि लोग इस कानून की अमलदारी करें और अपने सफ़र को महफूज बनाएं। और जहाँ तक जुर्माने की बात है कि करंट जो जुर्माना कानून के मुताबिक है वो इस जुर्म का 200 रुपया है। इस पे हाई कोर्ट ने नोटिस लिया, जो हमारी चेकिंग और वो कैंपेन चल रही थी, जिसमें हाई कोर्ट ने ये इंडिया दिया है और इंशाल्लाह ताला फ्राइडे को दोबारा हियरिंग इस बात की होगी कि इस जुर्माने को बढ़ा के 5,000 रुपये तक किया जाए, जिसका मकसद ये है कि जुर्माना इटसेल्फ इतना बड़ा डिटरेंट हो कि शहरी उससे खौफजदा हो के हेलमेट का इस्तेमाल करें और चेकिंग की, नाकाबंदी की और जगह जगह जो रोक टोक है उसकी ज़रूरत ही पेश ना आए। अच्छी बात है, क्योंकि जुर्माना जो है वो डिटरेंट ही होना चाहिए कि उसके खौफ से लोग जो है अपना 5,000 से भी मामला आगे बढ़ने वाला है। स्पीड लिमिट हो या सीट बेल्ट हो या हेलमेट हो। तो ये अच्छी बात है कि लाहौर में इस अहम तरीन लाइफ सेविंग चीज़ की आगे के लिए काम हो रहा है। अब एक चीज़ है वो आप एक्सप्लेन कर दें कि क्या बाइक चलाने वालों को ही पहनना है हेलमेट, या फिर सभी जो उसके साथ उसके पैसेंजर जो सवारी हो पीछे जो मौजूद हैं लोग उनको भी पहनना ज़रूरी है? और क्या हेलमेट खरीदने के लिए आवाम को टाइम दिया जा रहा है या अभी से जुर्माने जो हैं वो शुरू हो गए? जी, कानून के मुताबिक जो मोटरसाइकिल जो भी राइड करेगा, चाहे वो चला रहा है या पीछे बैठा है, उसके लिए हेलमेट पहनना लाजमी है और ये उनकी हिफाजत के लिए है।
और जहाँ तक टाइम की बात है कि मैंने जैसे पहले कहा कि हमने लोगों को बाकायदा अवेयरनेस कैंपेन रन की, लोगों को टाइम दिया, लोगों को कहा कि वो हेलमेट ख़रीदें, हेलमेट पहने। शुरू में चलान हमने बिल्कुल भी नहीं किए और तकरीबन 2 हफ्ते की एक आगाही मुहिम चलाने के बाद जो है वो हमने चलान की कैंपेन स्टार्ट की। और दोबारा मैं रिपीट करता चलूँ कि जहाँ पे 2 लाख से ज़्यादा लोगों को चलान किया जा चुका है और एक बड़े सब्सटेंटिव नंबर ने, जो कि खुशाइंद बात है कि हेलमेट पहनना शुरू कर दी हैं। हमारा मकसद कोई चलान का नंबर अचीव करना नहीं है, हमारा मकसद लोगों की जानों की हिफाजत है। और इंशाल्लाह ताला हम सब मिल के अगर एक भी जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं तो मैं समझूंगा कि ये कैंपेन जो है वो कामयाब हो गई है। अच्छा सर, आप चूँकि मौजूद हैं यहाँ पे मुस्तंसर साहब, तो आपसे पूछ लें कि दुनिया के कई ममालिक में ट्रैफिक मसाइल का हल ये भी होता है कि लाइसेंस का हुसूल जो है वो बड़ा एक टीडियस प्रोसेस होता है। बाकायदा लोग सेलिब्रेट करते हैं लाइसेंस जब मिल जाता है उन्हें, क्योंकि ट्रेनिंग होती है, उसके बाद टेस्ट होता है और फिर खिलाफ वर्जियों पर जुर्माना भी होता है। तो इस सिलसिले में हम कुछ सोच रहे हैं कि हाँ नहीं, या जो मुँह उठाए लाइसेंस बनवाने चला जाए उसको एट टाइम्स बगैर टेस्ट के भी लाइसेंस मिल जाए। नहीं, टेस्ट होता है एट टाइम्स, अगर आपका कोई ताल्लुक वास्ता हो तो वो ये सब कुछ ना हो, इस बारे में कोई काम हो रहा है? जी, हमारे यहाँ बड़ा एलेबोरेट टेस्टिंग सिस्टम है जिसके बाद लाइसेंस इशू किया जाता है और लाइसेंस की कैंसलेशन का कानून भी मौजूद है। यहाँ पे ज़रूरत इस चीज़ की है कि लोगों को मुख्तलिफ कवानीन के बारे में आगाही दी जाए। जो सबसे ज़्यादा चीज़ लैकिंग है वो ट्रैफिक के बारे में अवेयरनेस और एजुकेशन है। हमारा एक बाकायदा एजुकेशन विंग भी काम करता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सोशल मीडिया के इस दौर में और मीडिया के दौर में आपके ताउन से, सोशल मीडिया के ताउन से, हमारे तमाम जो स्टार्स हैं उनके ताउन से, शहरियों के ताउन से हम इंशाल्लाह ताला ज़रूर ये टास्क जो है उसको अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका मुस्तंसर साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। भाई लाहौरियों होशियार, खबरदार, अगर किसी को नहीं पता तो अब पता लग जाना चाहिए कि अगर हेलमेट नहीं पहनोगे तो 5,000 रुपए भरने पड़ेंगे। लेकिन अब जो डिसीजन मेकर्स हैं, हुकाम है, दे हैव टू मेक श्योर कि हेलमेट की प्राइसेस ऊपर ना जाएं, क्योंकि ये भी हमारे यहाँ ये हो जाता है कि चूंकि अब कोई नहीं निकलेगा हेलमेट के बगैर, ना सिर्फ कि जो चला रहा है बाइक उसको भी हेलमेट पहननी है, जो पीछे बैठा है उसको भी पहननी है। तो हमारे यहाँ तो ऐसी चीज़ें होती है ना कि हेलमेट कोई महंगा कर दो तो प्लीज़ ये ना होने दीजिए। अच्छा, पता है क्या, आपने देखा होगा बहुत सारी, कोई अगर आपने फॉरेन मूवीज़ देखी हो या फिर कोई चाइनीज़ इश्तिहार आपकी नज़र से फेसबुक पे गुजरा हो, आगे और पीछे जो बैठी होती है सवारी, अगर कोई आगे बच्चा भी बैठा हुआ है टंकी के ऊपर तो उसकी भी छोटी सी हेलमेट होती है। We have seen that all. So बच्चों के लिए भी अब मेरा ख्याल है क्या है, वंडर हेलमेट्स उस तादाद में शायद मिलती भी हैं कि नहीं मिलती, लेकिन मिल तो रही होंगी। ख़रीदनी चाहिए, उनकी हिफाजत भी हम सब के लिए लाजिम है जो हमारे साथ बैठे हुए हैं ना। ये SSP मुस्तंसर साहब से जो हम बात कर रहे थे, उन्होंने भी ये बोला था, बाय द वे, आगे बैठो या पीछे बैठो या जो चला रहा है, व्हाटएवर, एवरीबॉडी ऑन द बाइक हैज़ टू वेयर अ हेलमेट। बट यू नो, आई हैव सीरियस डाउट्स के जो हेलमेट बेचने वाले लोग हैं वो, हम एक टर्म यूज़ करते हैं ना, माफिया, वो क्योंकि हम वो बिहेवियरल डिराइव्ड टर्म है। हाँ, जब आप आवाम की परवाह किए बगैर अपने मुनाफे के लिए किसी मौके का फ़ायदा उठाकर कीमतें बढ़ा देंगे तो वो फिर माफियाज वाली हरकतें ही होती हैं। बताओ, आप ये हेलमेट की बात कर रहे हैं, फ्लड्स हुए थे, दवाइयाँ महंगी हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, तो हमारे यहाँ तो बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन हमने पहले पकड़ लिया है इस चीज़ को, सो यू बेटर नॉट डू इट। अच्छा जी, एक ट्रिब्यूट है जो हम देना चाहते हैं, और मार्शल आर्ट्स के चैंपियन, हॉलीवुड एक्शन फिल्मों में जिद्दत लाने वाले अदाकार ब्रूस ली को मतनाहों से बिछड़े हो गए हैं 50 बरस। It's been 50 years, लेकिन आज भी आप किसी से पूछें तो उसे पता होगा कि ब्रूस ली कौन है। हाँ, वो पूरी दुनिया में वो एक टर्म बन गया। एक्चुअली ब्रूस ली टर्म भी बन गया, और उस वक्त तो चीज़ें वायरल नहीं होती थी, लेकिन ब्रूस ली वायरल हुए थे, तो एवरीबॉडी न्यू अबाउट हिम। और उनकी कुछ खास तौर पे मूवीज़ थी जैसे फिस्ट ऑफ फ्यूरी एंड द वे ऑफ द ड्रैगन, उन्हें काफ़ी कमाल अदाकारी और अपने मार्शल आर्ट का फ़न जो है वो दिखाया और दुनिया को हैरान कर दिया। एंड बाय द वे, ब्रूस ली डाइड एट द एज ऑफ 33, और जो इतनी यंग डेथ्स होती हैं ना तो वो इटर्नल हो जाते हैं, बिकॉज यू विल नेवर इमेजिन हिम एज एन ओल्ड पर्सन, ही वाज सो यंग। ये ऐसे ही हमारे ज़हन में इमेज जो है वो नक्श रहेगी, याद रहेगी। ट्रू। IMF की तरफ से जारी की गई तफसीलात से लग रहा है कि वो पाकिस्तान से बड़ी रिफॉर्म्स मांग रहा है। ताहम ये तय है कि रियल एस्टेट और एग्रीकल्चर सेक्टर पर टैक्स IMF के मशवरे से ज़्यादा पाकिस्तान की अपनी ज़रूरत भी है। हुकूमत को आमदन बढ़ाने के लिए टैक्सेस में इजाफा तो करना ही होगा, लेकिन IMF समझता है कि अंडर टैक्स सेक्टर्स पर ज़्यादा तवज्जो देनी होगी, और हुकूमत ने भी इत्तफाक किया है कि बिजली गैस की कीमतों में इजाफा होगा और हर तरह की टैक्स छूट ख़त्म कर दी जाएगी। और इसका साफ मतलब यही है कि महंगाई की शरह अगर बढ़ी ना भी
तो कम तो हरगिज़ नहीं होगी, और पहले ही हैंड टू माउथ रहने वाले आवाम शायद मज़ीद बोझ उठाने पर मजबूर रहें, या फिर उन्हें क्या हम कहें, तैयार रहना पड़ेगा। शायद रहना क्या पड़ेगा, वो तो हमें नज़र ही आ रहा है कि क्या हो रहा है। माहिर मईशत वज़ारत ख़जाना के साबिक़ मुशीर डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ हैं। डॉक्टर खाकान, पहले तो एक बात बिल्कुल बुनियादी सादा सी बात है जो आप हमें समझा सकते हैं। IMF डील की जो शराइत हैं वो सख्त हैं, वी नो दैट। मईशत तो शायद ठीक ट्रैक पर आ जाए, लेकिन महंगाई तो और भी बढ़ती नज़र आ रही है। तो क्या आम आदमी के लिए किसी भी तरह के रिलीफ का इम्कान हम बिल्कुल ख़त्म ही समझें? अगर हम ये MEFP जो मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ कहलाता है, जो हमने IMF के साथ तय किया और कल IMF की वेबसाइट पे आया, इसको गौर से पढ़ें तो हमें अंदाज़ा होगा कि ये एक बहुत ही सोबरिंग अकाउंट है उस इकॉनमी का जो एनर्जी सेक्टर में ब्लीड कर रही है। और उन्होंने टर्म्स यूज़ किए हैं कि एनर्जी सेक्टर में एक्यूट हो गई हैं प्रॉब्लम्स FY23 में। इसी तरह आप देखें तो हमारा फिस्कल सेक्टर और सबसे ज़्यादा जो चैलेंज्ड है वो ऑफ कोर्स हमारा एक्सटर्नल सेक्टर है। हमें 28 अरब डॉलर से ज़्यादा रकूम जमा करनी है अगले साल में। ये पूरे MEFP को देख के मुझे ये बहुत ही तशवीश से कहना पड़ता है कि अगले साल भी जो महंगाई की शरह उन्होंने सोची है, वो सोच रहे हैं, बल्कि मॉडल कर रहे हैं, तो वो 26% के करीब है। यानी कि कीमतों का बढ़ना यहाँ से 26% है। अभी हम जो FY23 ख़त्म करके आ रहे हैं, ये हम ख़त्म करके आ रहे हैं तकरीबन 29-30% से। ये किसी भी तौर पे एक आम क्या एक ख़ास इंसान के लिए भी पाकिस्तान में, यानी कि जो थोड़ा सा ज़्यादा भी कमा रहे हैं, एक बहुत ही तशवीश की बात है। अच्छा, ये बताइएगा खान साहब के IMF की जानिब से जो पाकिस्तान से हुआ मुआहिदा सामने आया, इसमें काबिल ज़िक्र चीज़ रियल इस्टेट और एग्रीकल्चर सेक्टर पर टैक्सेशन का है। ख़ास तौर पर एग्रीकल्चर सेक्टर पर टैक्स के लिए पाकिस्तान किस तरह आगे बढ़ेगा? आपको लगता है कि ये हो पाएगा? हमने बहुत दफ़ा ये गुफ्तगू की है कि पाकिस्तान के दो अंडर टैक्स्ड सेक्टर्स जो हैं उनमें एक एग्रीकल्चर है और एक रियल इस्टेट है। पर हमें इन दोनों सेक्टर्स पे काम करते हुए बहुत ही जिसे कहेंगे ध्यान रखना है उन चीज़ों का कि ये एडवर्सली अफेक्ट ना हो, यानी कि पैदावारी सलाहियत स्पेशली एग्रीकल्चर की एडवर्सली अफेक्ट ना हो। जब मैं इस दफ़ा टैक्सेशन को देखता हूँ तो मैंने ये देखा, क्योंकि मुझे ये याद है अच्छी तरह कि मैं हुकूमत का पार्ट था, तो मैं कहता था कि हमें एक एग्जेम्पशन देनी चाहिए, और वो एग्जेम्पशन GST ऑन फर्टिलाइज़र पे थी। ये क्यों थी? ताकि हम पैदावारी सलाहियत बढ़ा सकें और उसकी कीमत कम कर सकें। मैंने ये देखा है कि हमने GST जो है 5% पर डैप पे जो डैप फर्टिलाइज़र है उस पर लगाया है, और ये भी देखा है कि जो डैप और यूरिया है दोनों सब्जेक्ट होंगी FED ऑफ 5% का भी। ये तो एक टैक्सेशन है जो दिखाई दे रही है। फिर हम ये करने जा रहे हैं कि हम एग्रीकल्चर में जो इस वक्त सब्सिडीज दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल, जो कि एक जनरल सब्सिडीज हैं, वो एक अच्छा कदम है कि हम डॉक्टर साहब आप हमारे साथ रहिएगा, हम बात करेंगे। ज़ाहिर है ये टेंशनें तो ज़िंदगी में चलती रहेंगी। खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं। अच्छा जी, माहिर मईशत वज़ारत ख़जाना के साबिक़ मुशीर डॉक्टर खाकान नजीब, हम उनसे बात ही कर रहे थे, हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। एक फ़ाइनल क्वेश्चन डॉक्टर खाकान जो रह गया था, अब वी आर टॉकिंग अबाउट IMF जिन टैक्सेस और रिफॉर्म्स की बात कर रहा है, वो हमारी अपनी ज़रूरतें भी हैं। सवाल ये है कि हम किसी की डायरेक्शन क्यों लेते हैं? हमने पहले ये सब कुछ क्यों नहीं कर लिया था? और IMF की तरफ से मशवरा नहीं है, ये हमने कमिटमेंट की हुई है, तो हमें पहले ही कर लेना चाहिए। हमें तो करना ही पड़ेगा अब, लेकिन हमारी ज़रूरत थी, वी शुड हैव स्टार्टेड इट। अगर IMF ये सोच रहा है कि गिवन सर्कमस्टांसेस में हम 8.5-9% पे रहेंगे FPR टैक्स टू GDP रेशियो में, तो हमें फैसला करना है कि हमें कलीदी टैक्सेशन जो है, यानी कि टैक्स गैप उठाना है, टैक्स एग्जेम्पशंस 2000 अरब रुपए से ऊपर हैं इनको उठाना है। टैक्स गैप समझाता चलूं से मतलब है कि जो टैक्सेस लेवी हैं इस वक्त, अगर हम उनकी टोटल कलेक्शन करें तो वो ही एक तकरीबन 30% है ऑफ द टोटल कलेक्शन। सो फिर मैंने 2000 अरब का जिक्र किया जो हम इस वक्त उसमें दे रहे हैं टैक्स एग्जेम्पशंस और कंसेशंस में, फिर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का जिक्र, फिर रिटेल इनकम टैक्स का जिक्र, रजिस्ट्रेशन ऑफ रिटेलर्स का जिक्र, होलसेलर्स का जिक्र। तो अगर हम ओवरऑल देखें, और फिर प्रोविंसेस के पास जो प्रॉपर्टी वैल्यू की टैक्सेशन का जिक्र, एक बहुत बड़ा डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन का एफर्ट है जो हमें करना है। और आपने सही सवाल पूछा कि ये सब हमें काम अपने लिए करने हैं और खुद करने हैं।
IMF ने एक चीज़ को शुरू किया है इनकी तरफ, बट हमें तो बहुत लंबा सफ़र तय करना है अगर हमें एक वो मुल्क बनना है जो IMF या बाहर के कर्जों की बजाय डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन ऑफ बियॉन्ड 15% ऑफ टैक्स टू GDP पे जाए। थैंक यू खाकान नजीब साहब। पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है ना, वो दुनिया का चौथा कम तरीन दर्जे का हामिल पासपोर्ट करार दिया जा चुका है, और अफगानिस्तान जो है वो दर्जा बंदी में सबसे नीचे है बाय द वे, और हम भी कुछ खास ऊपर नहीं है। और अफगानिस्तान बाय द वे के शहरी जो हैं वो सिर्फ 26 मकामात तक बग़ैर वीज़ा रसाई कर सकते हैं, और हम 31 नॉट मच ऑफ ए डिफरेंस। सो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तानी पासपोर्ट दुनिया के चौथे बदतरीन दर्जे पर बराजमान है। दिस इज समथिंग दैट you know that really saddens me. अच्छा, this is just going to be a news, not a commentary, because we don't want to, you know, put you down, but 31 तो है ना, जाना है तो वहाँ चले जाओ। वैसे तो हमारी इकोनॉमी इतनी खूबसूरत है कि इस वक्त कराची से लाहौर तक जाना हो तो उसके लाले पड़ जाते हैं, कौन मुल्क से बाहर निकलेगा। अच्छा जी, टॉप 10 की ज़रूर हम बात कर लेंगे और टॉप 10 में कोई तब्दीली नहीं हुई है, जिनमें जापान है, सिंगापुर है और ये दोनों पहले नंबर पर मौजूद हैं। लिटरली मतलब इमेजिन, आप अमेरिका यूरोप समझ रहे होंगे ना, लेकिन जापान जापान ये भी ज़ाहिर एशियाई ममालिक हैं, किस स्टेज पर ये पहुंच गए हैं। और इसके अलावा क्या है, बरतानिया का पासपोर्ट है 187 नंबर पर, और बाकी 186 पे अमेरिका है। बाकी आप ये लिस्ट देख सकते हैं, बट वी आर कंसर्न विद अस एंड द नंबर 1 and 2। Exactly, कहाँ पहुँच गए हो? Yes, that's it. कोई अच्छी बात नहीं आप खत्म करने के लिए, लेकिन अच्छी खबर ये कि हम टेस्ट मैच जीत गए। Wonderful, congratulations to टीम पाकिस्तान, और we are going to see you tomorrow. And not just that, by the way, हम बहुत अच्छी तरह जीते हैं, so this was not something कि जी बड़ा मुश्किल था और हम we ruled. Yes, इसी में खुश हो जाएं। Bye.